नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने जॉब सिक्योरिटी बिल पेश किया। इस पर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, इस बिल में आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है। तो वहीं पर्ची खर्ची के मुद्दे पर गीता भुक्कल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, हमारे पास भी कई भाजपा नेताओं की पर्चियां हैं। उन्होंने इस मामले पर मुख्यमंत्री की मुस्कुराहट पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, हंसिए मत, आप बच्चों के साथ ये गलत काम कर रहे हैं। इस पर मंत्री कृष्ण बेदी ने विरोध जताया। वहीं गीता भुक्कल ने कहा कि मंत्री ने पूरा बिल पढ़ा ही नहीं है। इससे पहले 2023 में मनोहर सरकार के दौरान पास किए गए 2 विधेयक वापस लिए गए हैं। उनमें ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी और हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दोनों विधेयकों को केंद्र ने मंजूरी नहीं दी और इन्हें राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, लेकिन केंद्र ने कमियां बताकर वापस भेज दिया है। अब नए सिरे से इन दोनों विधेयकों को लेकर लाने से पहले इन्हें सदन में निरस्त किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल भी तो प्रावधान किया गया था कि कोई भी शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा और ऐसा करने पर 6 माह से 5 साल तक कैद व 1 लाख रुपए तक का जुर्माना तय किया गया था। वहीं हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक संगठित अपराध में शामिल होने पर उम्र कैद और प्रॉपर्टी अटैच तक के प्रावधान थे। वहीं हरियाणा सदन की कार्रवाई आधे घंटे बढ़ाने पर विपक्षी विधायकों ने आपत्ति जताई और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सदन की कार्रवाई कल तक स्थगित किया जाए, बचे हुए काम पर कल चर्चा हो। स्पीकर ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। तो वहीं पर्ची खर्च के मुद्दे पर गीता भुक्कल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, हमारे पास भी कई भाजपा नेताओं की पर्चियां हैं। उन्होंने इस मामले पर सीएम की मुस्कुराहट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देखिए, हंसिए मत, आप बच्चों के साथ ये गलत काम कर रहे हैं और इस पर मंत्री कृष्ण बेदी ने विरोध जताया। वहीं गीता भुक्कल ने कहा कि मंत्री जी ने पूरा बिल पढ़ा ही नहीं है। हरियाणा जॉब सिक्योरिटी विधेयक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेश की और इस पर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विधेयक में आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है। इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि सरकार नौकरी सुरक्षा कैसे देगी, क्या विभाग वाइज देगी या फिर इसमें कितनी पारदर्शिता है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि गीता भुक्कल ने कहा कि इस विधेयक में पर्चियों और खर्चों का बड़ा खेल हुआ है। तो देखिए, हरियाणा विधानसभा में तीसरे दिन की कार्रवाई में आज जो है हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए इनेलो और कांग्रेस विधायक प्रदेश ने खाद की कमी का भी मुद्दा उठाया है। सिरसा के अंदर 1/10/2024 जो प्रारंभिक स्टॉक था 1063 और आज भी अगर वर्तमान में स्टॉक देखें 18/11/2024 2217। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों फसलों का एकदम वो उठ रही है, अगली तैयार है, अगली हमने बोनी है और उसके अंदर थोड़ा किसानों के अंदर ये होता है कि मैं अपना सामान अपने घर में रख लूं, मैंने अगली फसल बोनी है, एक एक दिन का उसके अंदर होता है, उसके कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। खाद की कोई कमी नहीं है और खाद पर्याप्त मात्रा में है, हम भेज भी रहे हैं, चाहे वो देखिए, राजनीति में आरोप और प्रत्यारोपों का जो है दौर चलता ही रहता है और मुख्य बात यह है कि भाई जो फैक्ट्स हैं उन पर अगर ध्यान दिया जाए तो सरकार ने बड़े स्पष्ट किया है कि भाई नवंबर 12 से भी माननीय हुड्डा साहब ने भी ये प्रश्न उठाया कि नवंबर 12 तक कितनी आपके पास वहां पर जो है स्टॉक था और कितना आपने जो है किसानों में बांटा है। तो उसका भी हम ये झूठों के सरदार हैं आम आदमी वाले सबके सब। हमारे यहाँ पे जो स्कूलों की बात है, ये सही है कि इन दिनों में बुजुर्गों को भी और बच्चों को भी थोड़ी तकलीफ होती ही है। ये आज से नहीं, बरसों से ही है। आप हॉस्पिटल में भी जाओगे आपको दिख जाएगा कि बुजुर्ग आदमी और बच्चे बड़े परेशानी में नजर आते। उसको ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले लेने होते हैं, लिए गए। बाकी पराली वाले मामले में भी ये लोग जो बार बार हरियाणा को टारगेट करके बोलते हैं, अपनी नाकामियां छुपाते हैं। 3 गुना ज्यादा हरियाणा से धान उगाया जाता है पंजाब के अंदर। पंजाब के सरकार ने वहां के किसानों को कोई बेनिफिट्स नहीं दिया कि वो पराली का प्रबंधन कर सके। तो हरियाणा विधानसभा के तीसरे दिन कार्रवाई में लगातार कई मुद्दे उठाए गए। विपक्ष ने सदन में कई मुद्दे उठाए और इसी के साथ साथ जो है डीएपी को भी लेकर कई मुद्दे उठाते हुए नजर आए। चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं।
हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता राजवीर रोहेला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से सुखबीर तंवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ साथ इनेलो से कृष्ण कुटिल प्रवक्ता जो है जुड़े हुए हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सवालों की शुरुआत करेंगे। राजवीर रोहेला जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, आज जो है सदन की कार्रवाई में तीसरे दिन में जो है कई मुद्दों को उठाया गया और ऐसे में देखिए खासतौर से अगर बात करें तो देखिए आज जॉब सिक्योरिटी का जो मुद्दा था वो सबसे ज्यादा गर्म रहा और ऐसे में जो ये बिल पेश किया गया है उस पर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें आरक्षण का कोई जिक्र ही नहीं है। जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों को मेरी राम राम और आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम। आवाज आ रही है सपना जी मेरी? जी आ रही है, आप बोलिए। ठीक ठीक ठीक। ये सदन में हमेशा मुद्दे तो उठते ही है ना, मतलब जैसे जब भी सेशन चलता है तो विपक्ष का काम होता है मुद्दे उठाना और सरकार का काम होता है जवाब देना। तो उसी नाते विपक्ष ने अपने जो सवाल रखे होंगे वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमेशा से होता है। और सदन में जो जॉब सिक्योरिटी बिल की जो बात करते हैं आप लोग, तो जॉब सिक्योरिटी बिल में फैमिली आईडी हमारा एक पैरामीटर है जो SKRN के लिए हमें सरकार लेके आई थी, जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है तो वो जॉब सिक्योरिटी में आता है। और जो प्रायोरिटी में आता है वो ठीक है, जिसकी 1 लाख से कम इनकम है तो ऐसे करके कि पैरामीटर बनाए हुए, तो उसमें आरक्षण वाली कोई बात ही नहीं है। क्योंकि वो अगर आप 1,80,000 से कम है, हरियाणा में जो है कि BPL का जो है व्यवस्था है जो उस नाते ये चीजें आई है इसमें। तो जॉब सिक्योरिटी इसीलिए है कि बाकी जो मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं उससे कोई है कि हर किसी को सरकार की जो योजना है उनका लाभ मिले। सुखबीर तंवर जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अब सवाल तो कई तरह के उठाए जा रहे हैं, आपके देखिए विधायक ने भी सवाल उठाए, लेकिन सवाल आपसे भी होनी चाहिए क्योंकि देखिए अभी तक आपके नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए कि देखिए विपक्ष कमजोर है या फिर क्या वजह है? सुखबीर तंवर जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी आपकी आवाज नहीं आ पाई, एक बार कृपया करके पुनः आप जी मैं उसे ठीक करवाती हूँ। एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। राजवीर रोहेला जी, देखिए डीएपी को भी लेकर मुद्दा उठाया गया है कि खाद की कमी है और ऐसे में देखिए सरकार बने हुए हैं, अभी काफी दिन भी हो गए, तो ऐसे में ये जो समस्या है लगातार जो विपक्ष सवाल उठा रहा है डीएपी के मुद्दे को भी लेकर आज सदन में हंगामे देखे गए। डीएपी का कोई विषय नहीं है क्योंकि डीएपी जो खाद है वो रबी की फसल में दिया जाता है, तो उसकी अलग अलग मात्रा होती है। गेहूं में अलग दिया जाता है, आलू में अलग दिया जाता है, सरसों में अलग, तो मात्रा होती है उसकी। उसी नाते मैं बताना चाहूंगा आपको, पिछली बार जो 2023-24 का जो सेशन था रबी का, उसमें 2,30,000 हमारा अप्रूवल हुआ था जो खाद डीएपी दिया गया है वो हरियाणा को, उसमें संबंध हमारा पिछली बार 10 भी जो बफर स्टॉक था। अब की बार जो हमारा केंद्र सरकार ने पास किया है वो 2,60,000 मीट्रिक टन पास किया है, जिसमें संबंध हमारा पहले था और 1,52,000 के करीब अभी आ चुका है, तो करीब 2,06,000 जो डीएपी के मीट्रिक टन था जो वो दिया जा चुका है। तो उसमें अभी भी जो आप लगाए 20,000 मीट्रिक टन अभी हरियाणा की जो विभिन्न दुकानें टैक्स की वहां है, और उसमें जो अफरा तफरी का जो माहौल है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ने पैदा किया है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दे रहे नहीं। सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया, तो इन्होंने ये उठा के पिछले दिनों ने MSP का उठाया था, तो उस पर लोग धराशायी हो गए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने लगातार अपने बयान में कहा कि 2320 रुपए जो हमारा MSP है मोटे धान का वो दिया जा रहा है और वो दिया गया लगातार। तो अभी जैसे ये डीएपी का मुद्दा आया है, तो डीएपी का मुद्दा है, डीएपी प्रचुर मात्रा में हमारे जो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, उन्होंने भी एक डिटेल ब्रीफिंग अपनी सदन में रखी है, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई हमने अगर छोटी मोटी कोई शिकायतें आई है काला बाजारी वगैरह की, तो 185 छापे मारे गए हैं, जिसमें 7 FIR भी लूज हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का एक ये कामयाबी है कि सरकार ने अपना जो दायित्व है पूरी तरह से निभाया है, और सरकार ने जो ये किया है जिसके कारण ये विपक्ष को दर्द हो रहा है, विपक्ष को दर्द हो रहा है, क्योंकि विपक्ष के हर मुद्दा चिंता जा रहा है। ये जो उठाते हैं वही सदन में ये लोग फेल हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बन के आई है, तो इन लोगों को ये था भाई तुम्हारी तो सरकार आ रही है, तुम तो कोई CM बन के सो रहा था, कोई मंत्री बन के सो रहा था,
ठीक है ना। तो इन लोगों को कारपेट नहीं खींच लेते भाई, पैरों से जमीन खींचेगी, तो जनता ने इनकी जमीन खिंचवा रखी है। तो आज ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक बहानेबाजी करते हैं, नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं और हरियाणा की जनता को भ्रम में डालने का प्रयास करते हैं। और उसी नाते थोड़ा बहुत ये अफरा तफरी का माहौल हुआ था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आज सदन में भी बोला कि मैं किसान का बेटा हूँ और मुझे जो किसान का दर्द है वो अच्छे से मालूम हो। और उनकी बात 100% सही है कि वो किसान कम्युनिटी से ही आते हैं, वो कोई बाहर के नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई कई बार क्या होता है कि किसान को ये लगता है भाई तू अभी लेकर रख ले तो अगली फसल में काम आ जाएगा। तो छोटी मोटी ऐसी घटना है, लेकिन कोई लंबे, और अब तो सीजन भी बहुत कम रहेगा, 2-4 दिन का, अब ये 5-7 दिन का रहेगा सीजन। जो रबी का गेहूं का है वो सब बोई जा चुकी है, फसलें बोई जा चुकी है। और तो ये भी कंट्रोल में स्थिति, ऐसी कोई बात नहीं, और प्रचुर मात्रा में डीएपी उपलब्ध है। ठीक है, कृष्ण कुटेल जी आपके पास आऊंगी। देखिए आज जिस तरह से विधानसभा में सवाल उठाए गए आपकी तरफ से, अब देखिए रिपीट करने के लिए बोला था, आपने मेरा नंबर ही काट दिया, गलत बात। कृष्ण कुटेल जी आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? जी, सवाल मेरा यह है, देखिए आज जिस तरह से विपक्ष ने कई सवाल उठाए सदन में, देखिए इनेलो की तरफ से भी सवाल उठाए गए डीएपी को। अब देखिए राजवीर रोहिला जी कह रहे हैं कि डीएपी की कोई कमी नहीं है, खाद की कोई कमी नहीं है, प्रचुर मात्रा में है। देखिए अगर प्रचुर मात्रा में डीएपी मिलता तो हम क्यों आवाज उठाते? यानी आवाज तब उठाई जाती है जब कहीं पर जो है कि कमी देखने को मिलती है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों को बड़ी भारी दिक्कत है कि यहाँ पर जो है कि प्रचुर मात्रा के अंदर जो है कि खाद उनको पर्याप्त नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो गुमराह करने का काम करती है और सीधे तौर पर जो भी है, जैसे कि अभी एमएसपी की बात इन्होंने की है, और एमएसपी का भी जो है वो अभी तक जो है कि वो किसानों को जो है कि वो मूल्य नहीं मिल पाया है। और फसलों का उठाव जो है कि अभी आपने देखा होगा कि मंडी के अंदर इतना बुरा हाल देखने को मिला है कि किसान जो है कि वो परेशान है। और दूसरा खाद को लेकर के अभी जैसे कि गेहूं की बिजाई का जो समय और खाद की जो है कि मात्रा जो है कि वो उचित रूप से जो है कि वो मिल नहीं पा रही है और किसान जो है कि वो दुखी हैं। और जब तक उनको खाद पर्याप्त मात्रा के अंदर जो है कि नहीं मिलेगा तो फसल जो है कि वो अच्छी नहीं हो पाएगी। और फसल अच्छी नहीं होगी तो हमारा हरियाणा प्रदेश जो है कि वो उन्नत नहीं होगा, विकास के राह पर जो है कि वो नहीं होगा। और वो हमारा जायज है कि डीएपी की जो है कि बड़ी मात्रा में कमी है। और रही हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की बात है, और श्याम सिंह राणा जी जो है कि हमारे साथ ही थे और लास्ट में चलो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के जो है कि, और वो आज विधायक है, मंत्री हैं। तो लेकिन श्याम सिंह राणा जी को जो है कि असलियत पता है कि वास्तव के अंदर जो है कि किसानों को जो है कि वो उचित रूप से जो है कि वो खाद पर्याप्त नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए और जो है कि वो कहते हैं कि भी हम प्रचुर मात्रा के अंदर जो है कि खाद को दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आज किसान दुखी है, चाहे वो एमएसपी को लेकर के है, चाहे वो खाद को लेकर के, सब्सिडी को लेकर के है, अनेक प्रकार के जो है कि किसानों के जो है कि मुद्दे हैं, फसल उठाव का मुद्दा है। और जो है कि समय पर जो किसानों की जो स्कीमें होती हैं तो वो नहीं मिल पाती, जिससे कि जो आज किसान जो है कि वो परेशान है, मजदूर परेशान है। और रहा दूसरा बात कि जो रिजर्वेशन का मामले में है, और अभी भाई बोल रहे थे कि डीएससी वाला मामला वर्गीकरण मामले के अंदर जो है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि एक ऐसा काम इस हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है कि उन्होंने जातियों के अंदर बांट करके समाज को रख दिया है। यानी एक लड़ाई कराने का काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश के अंदर कर रही है। और मुख्य रूप से जो कि एक मंत्री संवैधानिक पोस्ट के ऊपर है, यानी कृष्ण बेदी जी है, कृष्ण बेदी को जो है कि वो आगे करके जो है कि एक कम्युनिटी को विशेष रूप से जो है कि बदनाम करने का काम जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो किया जा रहा है। लेकिन मैं राजवीर रोहिला जी से इस विषय में मैं पूछना चाहूंगा कि जो डीएससी वाला जो मामला है, आप सी ग्रुप और डी ग्रुप को उठा करके देखें। सी और डी ग्रुप के अंदर जो है कि दो कम्युनिटी, धानक और वाल्मीकि कम्युनिटी जो है कि वो बड़े पैमाने पे जो है कि जो आज आपने दो कैटेगरी की है और जिसको जो है कि आज लाभ नहीं पहुंचाना चाहते, और आप जो है कि वाल्मीकि और धानक समाज को जो
जो है कि पैमाने पे जो है कि आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो लेकिन आप सी और डी ग्रुप को उठा करके देखें। सी और डी ग्रुप के अंदर जो है कि उनकी परसेंटेज जो है वो दूसरे जो है कि ग्रुप से जो है कि वो ज्यादा है। लेकिन आज जो है कि एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए बदले की भावना से जो है कि मुख्यमंत्री जी ने जो है कि इसको लागू करने का काम किया है। और जबकि आयोग से रिपोर्ट आनी चाहिए, आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप जो है कि इसको लागू करना चाहिए, लेकिन आज द्वेष की भावना से जो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि समाज को जातियों में बांटा जा रहा है। और एक विशेष रूप से जो है कि मंत्री कृष्ण बेदी जी को जो है कि आगे करके जो है कि वो अकेले जो है कि वाल्मीकि समाज को इकट्ठा करके जो है कि एक समाज को जो है कि वो बदनाम करने के ऊपर जो है कि तुला हुआ है। लेकिन मेरा कटाक्ष है जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो है कि वो अन्य जाति वाल्मीकि समाज को छोड़ करके अन्य जाति से जो विधायक चुन करके आए हैं, आज वो मुख बन करके जो है कि वो तमाशा ठीक है। इसका जवाब राजवीर रोहिला जी देंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर। ठीक है, लेकिन सुखबीर जी आपके पास आऊंगी। देखिए कांग्रेस हमेशा से देखिए किसानों का मुद्दा उठाते रही और आज सदन में भी देखिए किसानों का मुद्दा उठाया गया। लेकिन ऐसे में जब आपका कार्यकाल था, जब आपका राज था, तो उस समय भी किसानों के जो आत्महत्या की दरें थी वो भी कम नहीं हुई। सपना जी, विगत विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मत प्रतिशत लगभग बराबर है, लेकिन जनतंत्र में जन हार गया और तंत्र जीत गया। इसके ऊपर हमारी कानूनी जो लड़ाई है, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलग हम जनमत को स्वीकार करते हुए प्रमुख विपक्षी दल की जो हमारी भूमिका हरियाणा प्रदेश की जनता ने तय की है उसका भी निर्वहन कर रहे हैं। और अभी जो विषय आया, जिस प्रकार से डीएपी खाद की प्रदेश के सभी जिलों में जो कमी है, जिस तरह से दिक्कत है, और डीएपी यूरिया और वांछित बीज जिस प्रकार से किसान को नहीं मिल रहे हैं और उसकी कमी से किसान तरस रहे, और सरकार के मुख्यमंत्री महोदय और सभी मंत्री इस विषय पर झूठ बोलकर बिल्कुल मस्त है। और ये बार बार कह रहे हैं कि स्टॉक कर लिया। भैया इतना महंगा है डीएपी खाद, कोई क्यों बेवजह स्टॉक करेगा? ये सिर्फ झूठ बोलने के आदी हैं। ये झूठ बोल के क्या सिद्ध करना चाहते हैं हमें तो समझ में आता नहीं। खाद कोई खाने की चीज तो है नहीं जो कोई स्टॉक कर लेगा। जिस तरह से आपके और सारे हर चीज को आप पोर्टल पे कर रहे हैं, क्या आपको नहीं पता कि डीएपी कितने डीएपी खाद की जरूरत है? निश्चित तौर पे प्रदेश की सरकार विगत के 10 वर्षों में, ये 11वां वर्ष है, इसमें डीएपी की जो उपलब्धता है उसमें विफल साबित हुई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने विगत के 10 वर्षों में हरियाणा की 70% जनता को गरीबी की रेखा के नीचे धकेल दिया है। और दुखद ये है कि विगत 22 महीनों में हरियाणा प्रदेश में 75 लाख गरीब बढ़ गए। और अभी जो हमारे भाई कृष्ण कुटेल साहब विषय उठा रहे थे, मेरा कहना यह है कि 70% निर्धनता और बेरोजगारी को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अनुसूचित जाति आरक्षण में वर्गीकरण किया है, और मैं कृष्ण कुटेल के वक्तव्य को समर्थन देते हुए पूछना चाहता हूं कि जब देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई और जब इस विषय पे चाहे केंद्र का विषय हो चाहे राज्य का विषय हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना किसी आयोग का गठन किए या बिना किसी विशेषज्ञ कमेटी का गठन किए सरकार ने अपनी पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में इस तरह का जो निर्णय आनन फानन में लागू किया गया। निश्चित तौर पे इस विषय में जो माननीय उच्चतम न्यायालय के जो प्रावधान हैं, जिसमें ये कहा गया है कि आंकड़े, सटीक आंकड़े होने चाहिए और आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा
इस तरह का निर्णय राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। और जिस तरह का जल्दबाजी इस मामले में दिखाई गई, निश्चित तौर पे ये तय करती है कि भारतीय जनता पार्टी विभाजनकारी राजनीति करती है। हमें नहीं भूलना चाहिए विगत के करीब 3 वर्षों से मणिपुर में किस प्रकार के हालात इसी तरह के विषय पे चल रहे हैं। आज हरियाणा सरकार हरियाणा को भी मणिपुर के रास्ते पे ले जाना चाहती है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। कई सवाल उठाए गए आपकी तरफ से, एक सवाल आपसे भी, नेता प्रतिपक्ष अब तक क्यों चुना नहीं गया? ये सपना जी, जैसा कि आप सबको पता है, नेता प्रतिपक्ष का विषय हरियाणा प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायकगण ने अपनी तरफ से प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस हाईकमान को भेज रखा है। और आपको भी पता है हरियाणा के हाईकमान, हरियाणा का जो विषय है उसमें जिस तरह से कांग्रेस का हाईकमान महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में व्यस्त है, आने वाले 1 हफ्ते में हो जाएगा। और ये विषय उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आप उठा रहे हैं इसको। विषय ये है कि कैसी बातें कर रहे हैं सर, नेता प्रतिपक्ष चुनना क्या बड़ा विषय नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हम क्योंकि मत प्रतिशत में बराबर हैं, हम इनको किसी भी तरह का अलोकतांत्रिक कृत्य करने नहीं देंगे। राजबीर रोहेला जी जवाब दीजिए। जी जी जी, जो पार्टी 14 साल से अपनी ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष नहीं बना पाई, प्रदेश की कमेटी नहीं बना पाई, जो पार्टी एलओपी नहीं बना पाई अपना 1-1.5 महीने से, तो उस पार्टी का तो भगवान ही माने गए। क्योंकि इस पार्टी की जो गुटबाजी है वो सब पूरे हरियाणा में विधानसभा चुनाव में देखी है। इस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, एक दूसरे को ठिकाने लगाने का कार्यक्रम चला था। कोई मतलब उड्डा गुट ने सैलसा गुट को ठिकाने लगा दिया, उड्डा गुट ने रणदीप सुरजेवाला गुट को ठिकाने लगा दिया। पहली बात जो सैलसा जी का जो अपमान किया इन लोगों ने, ये हमारे ऊपर ना मतलब इन चीजों को लेके आए। हमें बीजेपी का को हमारा मत प्रतिशत बराबर है, मत प्रतिशत का कोई महत्व नहीं है। 48 सीटें जीत के आए हम लोग, क्योंकि 48 सीटें को जनता ने दी हमें। ठीक है, तो पहले अपना घर संभाल ले। तंवर साहब को मैं बड़ी नम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, हमारा कुछ नहीं, हम तो 5 साल सरकार में जनता की सेवा के लिए आए हैं और वो सेवा निरंतर जारी रहेगी। पिछले 10 साल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री नारायण सैनी जी के नेतृत्व में चलती रहेगी। रही बात है डीएससी की, तो पटेल जी को शायद पता नहीं है। पटेल जी 1994 में मतलब ये शायद। ठीक है, समय की देखिए बहुत कमी है राजबीर रोहेला जी, और ऐसे में देखिए लगातार कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए सवाल तो बहुत है, क्योंकि देखिए किसान आंदोलन जब कर रहे थे, किसानों की हालांकि देखिए बिल तो वापस कर दिए गए, लेकिन ऐसे में अब तक किसान जो है असंतुष्ट है। कई सवाल है, लेकिन फिलहाल अभी समय की कमी है। और इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बताते चले कि देखिए विधानसभा की जो कार्रवाई है वो फिलहाल जारी है, और ऐसे में लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर बरसते हुए नजर आए। डीएपी को लेकर कई तरह के मुद्दे उठाए गए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।